क्या नेटफ्लिक्स बेवकूफ़ है जो अपना कंटेंट फ्री में दे रहा है ऑन यूट्यूब। एक टाइम था जब समय रैना ने अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 को करोड़ों रुपए की डील्स भी रिजेक्ट कर दी थी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन अब सिर्फ एक साल में नेटफ्लिक्स को अपनी 14 साल की स्ट्रेटेजी में एक्सेप्शन क्यों बनाना पड़ा। एक ऐसी कंपनी जिसने अपना पूरा मॉडल ही अपनी एक्सक्लूसिविटी के ऊपर ही खड़ा किया है, ऐसी क्या नौबत आ गई जिसे समय रैना के लिए अपना एक एक्सेप्शन बनाना पड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 नेटफ्लिक्स के साथ साथ समय रैना के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो रहा है एट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब दोनों जगह सेम एक्सपीरियंस। हाँ। तो फिर कोई नेटफ्लिक्स क्यों देखेगा? तो यहाँ पे सवाल सिर्फ एक आता है, नेटफ्लिक्स इतने बड़ा एक्सेप्शन क्यों बनाया? 14 सालों में भी नहीं बनाया। नेटफ्लिक्स को यहाँ पे ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखी जो यहाँ और किसी को, हम में से किसी को भी नहीं दिखी। असलियत में ये डिसीजन जितना ज़्यादा सिंपल है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उतना ही ज़्यादा डीप भी है। इस एक डिसीजन में पीछे छुपी है क्रिएटर और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी, और आज हम इस वीडियो में एग्जैक्टली उसी चीज को डिकोड करेंगे। दिस इज आदित्य रावल। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बिल्कुल ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका एक भी पैसा नहीं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। लेट्स डीप डाइव इनटू द स्टोरी। समय रैना ने अपने स्टैंड अप स्पेशल्स में बताया कि वो इसका सेकंड सीजन लाने वाले। Guys, समय रैना is finally back with a blast. तो दोस्तों, वॉच इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 कमिंग सून ऑन नेटफ्लिक्स। तो इस बिजनेस स्टोरी को हमें ढंग से समझने के लिए समझना पड़ेगा कि नेटफ्लिक्स आखिर करता क्या है, और ये रूल जो नेटफ्लिक्स 14 साल से फॉलो करता हुआ आ रहा है, उसे समय में और इंडिया में ऐसा क्या लगा जो उसने रूल तोड़ने का डिसीजन लिया। तो अगले 2 मिनट में क्विकली हम ये डिसाइड करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी को मूवी देखनी होती थी तो या उसे फिजिकल सीडीज या डीवीडी खरीदनी पड़ती थी, या ब्लॉकबस्टर जैसे रेंटल स्टोर से रेंट पर लेनी पड़ती थी। अगर वो डीवीडी टाइम पर वापस नहीं करता तो उसकी अलग से फीस भी पेमेंट करनी पड़ती थी। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम रीड होस्टिंग और मार्क रैंडोल्फ ने नोटिस करी। उन्होंने सोचा मूवी रेंट करने की जगह हम इस पूरे एक्सपीरियंस को इंटरनेट की हेल्प से थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों ना बना दे। और फिर इसी आइडिया के साथ 1997 में शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स की, और ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग नहीं जानते थे। देखो, नेटफ्लिक्स शुरू से कोई स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं थी, ये सिर्फ डीवीडी को मेल के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाने की एक कंपनी थी। नेटफ्लिक्स स्टार्ट होने के बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। हर मूवी के पैसे अलग अलग देने के बजाय एक मंथली सब्सक्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया। एक फिक्स अमाउंट पे करो और जितनी मूवीज देखनी है देखो, ना आपको कोई लेट फीस लगेगी, ना आपको बार बार पेमेंट की टेंशन लेनी पड़ेगी। और अपेरेंटली लोग को ये मॉडल बहुत इतना पसंद आया कि नेटफ्लिक्स ऑर्गेनिकली बहुत फास्ट ग्रो होने लग गया। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और फिर नेटफ्लिक्स फाइनली 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी। और एग्जैक्टली ये वो मोमेंट था जब इंडस्ट्री कम्प्लीटली चेंज होने लगी। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। नेटफ्लिक्स जो उनका प्लेटफॉर्म था, ऑडियंस थी, लेकिन कंटेंट उनका नहीं था। फ्रेंड्स थे, ऑफिस और पूरी हजारों पॉपुलर शो के राइट्स अलग अलग स्टूडियोज के पास थे। नेटफ्लिक्स के पास डिज्नी, वार्नर ब्रोस और एनबीसी जैसे स्टूडियोज के अपने खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए, और उन्होंने अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स से वापस लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे बात बहुत सिंपल थी, नेटफ्लिक्स चाहे इन स्टूडियोज को कितने पैसे पे करे, अगर स्टूडियो अपना शो वापस करना चाहता तो उसमें नेटफ्लिक्स कुछ नहीं कर सकता। वो कंटेंट कभी नेटफ्लिक्स का था ही नहीं। और यही वो टाइम था जब नेटफ्लिक्स को एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन मिला। अगर कंटेंट अपना नहीं होगा तो बिजनेस भी हमारा कभी नहीं हो पाएगा। आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आने ही वाली थी। इसलिए 2013 के बाद नेटफ्लिक्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया खुद के ओरिजिनल बनाने के लिए। हाउस ऑफ कार्ड्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, नोको, सीक्रेट गेम्स के सारे सिर्फ शोज नहीं थे, ये नेटफ्लिक्स का एक नया बिजनेस मॉडल था। और यही वो एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल था जिसने नेटफ्लिक्स को 23 बिलियन से 327 बिलियन तक का सफर दिखाया। और इसी बिजनेस मॉडल के साथ ये गोल्डन रूल भी आ गया। अगर नेटफ्लिक्स देखना है तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स कभी भी अपना कंटेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं करता। बिकॉज आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये उनका नया सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। अगर किसी को हाउस ऑफ थ्रोन देखना है या सीक्रेट गेम्स देखना है तो उसको नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जब 2026 में नेटफ्लिक्स ने इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 को यूट्यूब पर स्ट्रीम होने दिया तो ये सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं, नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ा एक्सेप्शन था। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन ये आता है, आखिर क्यों? तो देखिए, आज के टाइम पर समय रैना बस एक कॉमेडी नहीं है। समय रैना के पास वो चीज़ है जो नेटफ्लिक्स खुद कभी क्रिएट कर ही नहीं सकता, और चाहे कितने भी पैसे स्पेंड कर ले वो उसे खरीद ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ ऑडियंस की, और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, एक लॉयल ऑडियंस। समय की जर्नी स्टैंड अप कॉमेडियन से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जिस चीज़ ने उसे बाकी क्रिएटर से अलग बनाया वो था इंटरनेट को ढंग से समझना। पेंडेमिक के टाइम में जब सब लोग घर पर बैठे हुए थे, समय रैना घंटों तक लाइव स्ट्रीम करता था और चेस खेलता था। वो घंटों तक ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता था, और ऐसे लोगों से बात करते करते धीरे धीरे उसने अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ाए, बल्कि उसने एक ऐसी चीज बिल्ड करी जो बाकी लोग नहीं कर पाते। जब इंडियाज गॉट टैलेंट शो आया तो आप देखोगे सर्विस लेवल पे ये सिर्फ कॉमेडी टैलेंट शो लगता था, लेकिन बिजनेस देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट गेम था। नॉर्मल क्रिएटर मोस्टली सिर्फ व्यूज
व्यूज और ब्रांड डील्स पर डिपेंड रहते थे, लेकिन समय ने अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करना सीख लिया। स्पेशल एपिसोड और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए उसने खुद का ऐप और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप निकाली। बेसिकली समय ने ये सब सीख लिया था कि कैसे एक ही शो से मल्टीपल रिवेन्यू स्ट्रीम बनाई जा सकती है। और इंटरेस्टिंग बात ये, जब OTT प्लेटफॉर्म ने सीजन 1 के राइट्स खरीदने के ऑफर किया तो समय रैना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस डील के साथ क्रिएटिव रेस्ट्रिक्शन भी आ जाती है। और समय को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, अगर उसका शो किसी और प्लेटफॉर्म पर चला गया तो वो इतना वायरल कभी नहीं हो पाएगा जितना वो यूट्यूब से होता था। उस वक्त समय रैना ने लाखों रुपए की डील मना कर दी और ये डिसीजन उस वक्त काफी रिस्की भी लग रहा था, लेकिन बाद में वही डिसीजन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि शो का कंट्रोल, ऑडियंस का कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल, तीनों चीज उसी के पास थी। सब बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन फिर 2025 में एक कंट्रोवर्सी आती है और सबको लगता है कि एम्पायर पूरा करियर खत्म कर देगा। लेकिन फिर जैसे ही 2026 में समय रैना का एपिसोड लाइव होता है, स्टिल अलाइव, नेटफ्लिक्स का बिजनेस माइंड वहीं पे शुरू हो जाता है। तो अब आ जाओ समझते हैं नेटफ्लिक्स ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों अपना 14 साल का रूल तोड़ा और क्यों इस एक्सेप्शन को बनाया। नेटफ्लिक्स की इस पूरी स्ट्रेटेजी में 3 स्टेजेस है। फर्स्ट थिंग, नेटफ्लिक्स इजंट बाय अ शो एंड इजंट बाइंग एनी ऑडियंस। देखो यूजुअली नेटफ्लिक्स जब भी किसी एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ डील करता है तो इक्वेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। क्रिएटर कंटेंट ला के देता है और नेटफ्लिक्स उसे ऑडियंस देता है। इसमें दोनों को विन विन सिचुएशन होता है, लेकिन समय रहने केस में ये इक्वेशन बिल्कुल अलग थी। समय के पास कंटेंट भी था और ऑडियंस भी। ये वो केस था जहाँ पे नेटफ्लिक्स को समय की ऑडियंस चाहिए थी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। देखो समय के पास सिर्फ व्यूज नहीं आते थे, क्योंकि व्यूज तो बहुत सारे क्रिएटर के पास आते हैं। नेटफ्लिक्स ने अभी तक किसी और के लिए एक्सेप्शन क्यों नहीं बना। समय के पास कुछ और था और वो था ट्रस्ट और प्रूफ। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 के टाइम जब समय रैना ने खुद की मेंबरशिप लॉन्च करी, लाखों लोगों ने उसके लिए पैसे दिए। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 5 से 10 लाख पेड मेंबर थे जो हर मंथ समय रैना को 59 रुपीज पे करते थे उसके एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, और महीने के लगभग 1.5 से 3 करोड़ मेंबरशिप से ही आ जाते थे। जब समय ने अपना ऐप लॉन्च किया तो एक ही दिन में 2.5 लाख डाउनलोड्स आ गए बिना एक भी रुपया खर्च करे, सिर्फ एक स्टोरी डालने से। वो ऐप प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर दोनों पर ट्रेंड करने लग गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कंट्रोवर्सी हुई तो ऑडियंस गायब हुई नहीं थी, वो ऑडियंस बस पेशेंटली वेट कर रही थी कि समय रैना कब लौटेगा। नेटफ्लिक्स को ये पूरी चीज देख के एक चीज समझ में आ चुकी थी, भले ही अगर समय रैना के 10 एपिसोड ओपन हो, फ्री हो, लोग उसको देखेंगे, लेकिन समय रैना के सिर्फ एक एपिसोड भी अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट में डालता है तो ऑडियंस इतनी पागल है, इतनी बड़ी फैन है, इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि ऑडियंस उस एक एपिसोड को देखने के लिए भी पैसे दे। यही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है जिसमें नेटफ्लिक्स कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है। नेटफ्लिक्स कोई कंटेंट नहीं खरीदना चाह रहा है, वो बस एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर बेस तक का एक्सेस खरीदना। यहाँ पे केस बिल्कुल ऑपोजिट था। समय को नेटफ्लिक्स की ऑडियंस की जरूरत नहीं थी, नेटफ्लिक्स को समय की ऑडियंस तक पहुंचाना था। पार्ट 2, द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो हर कंपनी कम से कम 10 से 15% ऑफ देयर एंटायर रेवेन्यू स्पेंड करती है मार्केट में इन रनिंग एड्स, पुटिंग अप बैनर्स, इन्फ्लुएंसर, पेड मार्केटिंग। हर एक चीज में हर एक कंपनी को नए कस्टमर लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और इसी चीज को हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं CAC, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर नेटफ्लिक्स समय के साथ कोलैबोरेट नहीं करता तो फिर नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम पर एड्स लाता, यूट्यूब पे एड्स लाता, बिलबोर्ड्स लगाता, ट्रेलर बनाता, और वो सब करता। क्योंकि वो ये सब इसलिए करता क्योंकि लोगों तक नेटफ्लिक्स का नाम पहुंचे और फिर लोग नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करें। एट द एंड इंडियाज गॉट टैलेंट का हर एक एपिसोड वो चीज ऑलरेडी कर रहा है। शो रिलीज होने से पहले ही ऑडियंस के बीच एक टेंशन होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि कब शो आएगा। शो रिलीज होते ही उसके ऊपर हजारों लाखों मीम्स बनते हैं, डिबेट्स होती है, लेकिन शो के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेटफ्लिक्स को बिना एक व्यू पे खर्च करे लाखों रुपए की मार्केटिंग मिलती है, और ये चीज डाटा हमें ऑलरेडी दिखा रहा है। सीजन 2 के पहले एपिसोड में लगभग 60 मिलियन व्यूज आ गए, और दूसरे एपिसोड को रिलीज हुए अभी 9 से 10 दिन हुए हैं, उस पर भी लगभग 37 मिलियन व्यूज है। सो बेसिकली नेटफ्लिक्स सिर्फ एक शो को स्ट्रीम नहीं कर रहा, वो इंटरनेट के सबसे बड़े वायरल कम्युनिटीज में अपना नाम इंसर्ट कर रहा है। ऑल्सो नेटफ्लिक्स से जो टारगेट ऑडियंस है वो है जेन जीज और यंग मिलियनर्स इवन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 26। ये वही लोग हैं जो OTT में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, एंड अपेरेंटली समय रैना के भी जो ये ऑडियंस है वो भी इसी एज ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर नेटफ्लिक्स खुद से मार्केटिंग करता तो लोगों को ये अटेंशन लाने के लिए करोड़ों रुपए स्पेंड करने पड़ते, लेकिन समय की पार्टनरशिप में उसको अटेंशन ऑलरेडी मिल रहा है। एंड फाइनली द पार्ट 3 ऑफ द स्ट्रेटेजी इज द फनल। देखो मार्केटिंग में एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फनल, और शायद इसी डील का सबसे जेन्युइन पार्ट भी यही है। देखो फनल सिंपल लैंग्वेज में 3 स्टेज में डिवाइडेड होता है। स्टेज 1 अवेयरनेस, पहले मिनिमम लोगों तक पहुंचो, इसलिए इंडियाज गॉट टैलेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज किया गया है। करोड़ लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। अगर ये नहीं होता तो शायद लेटेंट इतना सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाता। स्टेप 2 इंटरेस्ट, शो देखते देखते लोगों को उस शो की आदत हो जाती है, और सेकेंडली जब शो स्ट्रीम हो रहा था उस पर एक नाम बार बार दिखता है, नेटफ्लिक्स। इसी वजह से धीरे धीरे ऑडियंस इस पर्टिकुलर क्रिएटर को नेटफ्लिक्स के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देती है, और ऐसे ही कंटेंट फ्री में देखते देखते लोगों की आदत बढ़ जाती है और हर एपिसोड का वेट करते रहते हैं।
फाइनली स्टेज 3 द कन्वर्जन। अब फाइनली समय रहा है ना अपना कोई भी प्रोजेक्ट या नया शो नेटफ्लिक्स पे एक्चुअली लॉन्च करता है, भले ही 10 पीस ऑफ कंटेंट बाहर अवेलेबल होंगे फ्री में, एक पीस ऑफ कंटेंट नेटफ्लिक्स पे ऐसा होगा जो एक्सक्लूसिव सिर्फ नेटफ्लिक्स पे होगा। इतने सारे लोग हैं, उन लोगों को समय रहा है ना वो देखने की आदत हो गई है, उनको नेचुरल क्यूरियोसिटी है कि भाई इस शो में या इस पर्टिकुलर एपिसोड में ऐसा क्या होगा, तो अब ऑब्वियसली सारे लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। नेचुरली इस ऑडियंस का एक ऐसा हिस्सा होगा जो कि सब्सक्रिप्शन को पे करने के लिए रेडी होगा। अब मान लेते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के सिर्फ फर्स्ट एपिसोड पर लगभग 60 मिलियन व्यूज आए हैं, तो अब उसमें से सिर्फ 1% भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 149 रुपीज पर मंथ, तो लगभग 6 लाख नए सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे, विच विल अप्रोक्सीमेटली क्रिएट अ नेटवर्थ ऑफ ₹9 करोड़ पर मंथ। अब हम फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आप एक नज़र से देखोगे तो आपको लगेगा यार नेटफ्लिक्स ने तो पूरा कंटेंट फ्री में दे दिया, लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार नेटफ्लिक्स ने तो यूट्यूब को अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग चैनल बना दिया। इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने अपनी पूरी स्ट्रीम में एक लेसन हमें बार बार दिया है कि अगर आप टाइम के साथ नहीं चेंज होगे तो आप इररिलेवेंट हो जाओगे। नेटफ्लिक्स को लगा यार हमें भी अब इस चीज़ की जरूरत है, तो हमें भी एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, हमें भी चेंज होना पड़ेगा। और नेटफ्लिक्स ये मूव करने से डरा नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी लेगेसी खराब हो जाएगी, उन्होंने ओपन माइंड रखा और यही चीज़ें जो बिजनेस माइंड को आगे ले जाती है और इसमें ग्रो करती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ऐसे कंटेंट और देखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।